दोस्तों 15 अप्रैल को आ रहा है आपके लिए महा धमाका। हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारा वेबसाइट indieworldplay.com और हमारा ऐप IndieWorld Play। यहाँ पे आपको मिलेगा दुनिया के अलग अलग देशों से फुल लेंथ और शॉर्ट फिल्म्स हिंदी में डब्ड, अलग अलग देशों से अलग अलग कहानियां इन ऑडियो स्टोरीज और एनिमेटेड फॉर्मेट। बच्चों के लिए रहेंगे अलग अलग देशों से फोक टेल्स और फेरी टेल्स, वो भी हिंदी में डब। और इसके साथ ही आपको मिलेगा अलग अलग देशों से गाने एज वेल एज कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन सिंगर्स एंड फॉरेन सिंगर्स। इसके साथ ही आपको मिलेगा IndieWorld ओरिजिनल फीचर फिल्म्स, एनिमेटेड फिल्म्स, पॉडकास्ट और भी बहुत कुछ। अगर आप आज से प्री बुकिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन फीस। मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्री बुकिंग स्टार्ट कर दे, इससे हम और भी बेहतरीन कंटेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे डाल पाएंगे। प्री बुकिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी आई ओपनिंग वीडियो होगा, क्योंकि इंडियन मीडिया हो, वेस्टर्न मीडिया हो, सारे ही जो आपको एक तरफा न्यूज़ दिखा रहे हैं। इवन इंडियन मीडिया के कई सारे जो जर्नलिस्ट हैं यूक्रेन में जाके दिखा रहे थे कि कैसे वो रशिया के खिलाफ प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर आप सोचिए कि इंडिया के सर्जिकल स्ट्राइक जब पाकिस्तान के बॉर्डर के उस पार जाके पाकिस्तानियों को मारा, तो वहाँ पे अगर कोई रिपोर्टर, किसी देश का रिपोर्टर, द सो कॉल्ड फ्रेंडली देश के रिपोर्टर जाके वहाँ पे ये दिखाते हैं कि इंडियंस के अगेंस्ट वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको कैसे लगता है? ये मीडिया जो कि इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम करते हैं, मुझे लगता है कि इन पे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। डेमोक्रेसी के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट एनीवे, दूसरे साइड जो स्टोरी है, यूक्रेनियंस, इंडियन मीडिया जो है वैसे तो बहुत हमदर्दी है उनको यूक्रेनियन से, लेकिन यूक्रेन में इंडिया को लेके क्या कवरेज हो रही है। यूक्रेन की जो मीडिया है, ऑब्वियसली इन सारे मीडिया हाउसेस को यूएसए और वेस्ट ने पैसे देके खरीद रखे हैं, तो वो इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। और यूक्रेनियन, मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि यूक्रेनियंस जो है वॉर नहीं चाहते हैं, वो फ्रेंडशिप चाहते हैं। लेकिन मैंने जो यूक्रेनियन का इंटरव्यू दिखाया था वो प्रो रशियन रीजन से है। लेकिन ज़्यादातर यूक्रेनियंस जो वेस्ट से जिनका बॉर्डर है, वो जो है कैसे सोचता है, ऑब्वियसली दे आर ब्रेन वॉश्ड बाय द वेस्टर्न मीडिया एंड ऑल दिस वेस्टर्न एलाइट पॉलिटिशियंस। और उनका क्या कहना है इंडिया के बारे में, जिनसे हम इतना हमदर्दी जता रहे हैं, जिनसे हमारे मीडिया जो है बहुत हमदर्दी है उनको, वो क्या कह रहे हैं इंडियंस के बारे में, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। 2 वीडियोस है और ये वहाँ के एक रेडियो स्टेशन से वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ के जो रेडियो स्टेशन है और जो प्रो वेस्ट यूक्रेनियंस है वो इंडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अभी तो मैं इनको बोलने दे रहा हूँ, जितना बोल सके वो बोल ले, लेकिन इनको सुनने के बाद फिर कमेंट सेक्शन में मैं जो इनको पेलूंगा उसके लिए रेडी हो जाओ। और हेडफोन है तो हेडफोन डाल लो। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। समझाने के लिए धन्यवाद। और फिर कृपया मुझे बताएं कि रूसी संघ और कहां सहयोगियों की तलाश कर सकता है। इतनी बात करने के लिए हमें ये जानने की जरूरत है। उदाहरण के लिए बेलारूस के साथ स्थिति अभी भी बहुत अनिश्चित है और इस देश के साथ हमारी एक सीमा है। एक्सप्लेन। बेलारूस के साथ सब कुछ बहुत आसान है, क्योंकि बेलारूस पिछले 1 साल से रशियन फेडरेशन के पूर्ण नियंत्रण में है। असफल राष्ट्र चुनाव के बाद से, जिसके बाद वहां विरोध हुए, इसलिए इस मामले में बेलारूस भी अब प्रतिबंधों के अधीन है। और हम आशा करते हैं कि चूंकि बेलारूस की जनसंख्या अभी भी जॉम्बिफाइड नहीं हुई है रशियन के जनता के जैसे, लोकल विद्रोह वहां मदद करेंगी। और मिस्टर लुकाशेंको की सेल्फ डिफेंस इंस्टिंक्ट भी उन्हें बेलारूसियन सैनिकों का प्रयोग करने से रोकने में मदद करेगी और केवल टेरिटरी तक ही सीमित रहेगा। तो अभी रशियन फेडरेशन की स्थिति क्या है? हमारा जो मेन कंसर्न है वो इंडिया ही है। मुझे कॉन्स्टेंटली इंडियन टीवी चैनल चालू करने पड़ते हैं और मैं देख रही हूँ कि कैसे भारत का जो स्टांस है वो कहने को तो न्यूट्रल है, लेकिन वास्तव में वो रशिया का ही साथ दे रहा है। उन्होंने खुद को विश्वास दिलाया कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में रशियन फेडरेशन पर बहुत निर्भर है, जो पूरी तरह से एक अफवाह है। लेकिन वहाँ के एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियंस इसे बहुत सीरियसली प्रमोट कर रहे हैं और हम इसे न्यूज में देख सकते हैं, और ये तो हमेशा ही होता है। मुझे लगता है कि वे इसका गंभीरता से उपयोग करेंगे। इंडिया और रशिया के बीच कुछ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पहले से ही जानते हैं, और फिर मिडिल ईस्ट भी है। यह क्षेत्र भी आज काफी अनिश्चित है। मैं प्रत्येक इंडिविजुअल कंट्री के बारे में बात नहीं करूंगी, यहाँ कम और ज्यादा डिटरमाइंड वंस होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लग्जरी सेगमेंट में रशियंस अपने फंड्स को अरब देशों में ले जाने के लिए अभी भी प्रतीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है इजराइल अभी भी क्वेश्चनेबल है। ईमानदारी से कहूँ तो इस समय टेल अवीव की पोजीशन अस्पष्ट है। लैटिन अमेरिका यह अभी भी क्वेश्चनेबल है। ब्राजील में एक पॉपुलिस्ट राष्ट्रीय सरकार है और वे कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत अस्पष्ट व्यवहार भी करते हैं। और लैटिन अमेरिका में रशियन फेडरेशन की स्थिति हमेशा से अधिक मजबूत रही है। यूक्रेन फिलहाल वहां मौजूद नहीं है, इसलिए यह कहना आसान है कि हमें किस पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए। लेकिन कम से कम हमें बड़े देशों के बारे में बात करनी चाहिए जो रशियन फेडरेशन के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए कॉम्पनसेट कर सकता है, और वे ऐसा करने के लिए डिटरमाइंड है।
ये इंडिया अब ये देखने की कोशिश कर रहा है कि कौन इस युद्ध को जीतेगा और चाइना और यूएस के आसपास की स्थिति कैसे विकसित होगी और किस साइड को चुनना है। लेकिन अभी के लिए यह कुछ भी चुनने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि जो हो रहा है इंडिया उससे लाभ उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी इंडिया की पसंद के रूप में तेल मुख्य चीज नहीं है। अगर हम लाभ के बारे में बात कर रहे थे तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी को भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत कमजोर कर देना चाहिए था और अब हम कई अन्य चीजें देखते हैं उनके द्वारा खरीदे गए तेल के अलावा, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है। साथ ही रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया विश्व गेहूं बाजार की उथल पुथल का फायदा उठाकर विश्व अनाज बाजार में अपना वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रूबल और रुपए में रूस के साथ एक समझौते पर प्रारंभिक परामर्श कर रहा है। इसका मतलब है कि अब जब रूस डॉलर, यूरो या युआन में भुगतान नहीं कर सकता है तब इस तरह की चीजें अभी भी संभव हैं। उन्हें बस एहसास हुआ कि वे इससे पैसे कमा सकते हैं। क्या मैं आपको सही ढंग से समझा रहा हूँ? खैर हाँ, वे पैसे कमा सकते हैं क्योंकि इंडिया में स्ट्रॉन्ग लॉकडाउन था और मंदी अधिक थी। पिछले साल लगभग 5%, मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। खैर उसके बाद विकास काफी सक्रिय होने लगा और वे इस पर पकड़ बनाए रखना चाहते थे और हाँ, वे इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी कदम रुपए में निपटाने से संबंधित है। आइए याद रखें कि चाइना अब अरब क्षेत्रों के साथ युआन में व्यापार करने की कोशिश कर रहा है। यह सब हो रहा है, लेकिन फिर भी इस महान भू राजनीतिक पुनर्गठन की तुलना में यह एक द्वितीय कारक है और चाइना की नई भूमिका जो अभी भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। वे चाइना को देखते हैं और नहीं जानते कि चाइना मजबूत हो रहा है या कमजोर। और इंडिया लंबे समय से इस ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है और उसने चाइना और रूस के साथ संबंध बनाने की कोशिश भी की है, इस उम्मीद के साथ कि पावरफुल रशिया किसी तरह संतुलन बनाएगा और एक अतिरिक्त संतुलन बीम के रूप में काम करेगा। और इसलिए अब इंडिया में वे जो कहते हैं कि उससे ऐसा लगता है कि इंडिया रशिया के कमजोर क्षेत्रीय देश बनने में दिलचस्पी नहीं लेगा और वे नहीं जानते हैं कि अगर प्रतिबंध रशिया को खत्म कर देते हैं तो आगे क्या करना है, कैसे संबंध बनाना जारी रखना है। इसलिए वे ऐसी अनिश्चितता का निरीक्षण और रखरखाव करते हैं। पाकिस्तान के साथ टैंक समझौते को छोड़कर बोलने के लिए यूक्रेन के लिए कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है और इसलिए दुर्भाग्य से हमें ऐसी स्थिति का निरीक्षण करना होगा जब हमने उनके मेडिकल छात्रों को पढ़ाया जो उनके लिए रशिया के साथ संबंधों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप जानते हैं यह बताया गया है कि कम से कम एक भारतीय नागरिक मारा गया था और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह खार्किव में हुआ था। दूसरे शब्दों में यह भी इंडिया के लिए यूक्रेन में युद्ध पर कड़ा रुख अपनाने का कारण नहीं है। तो सबसे पहले सेर्गेई टाकाचेव ने कमेंट किया है कि जो युद्ध के बीच ऐसे शर्मनाक हरकतें करते हैं, एक दिन उनके देश में भी युद्ध और शर्म दोनों आएंगे। ये रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई नहीं, ये दुनिया की लड़ाई है। डार्कनेस और लाइट के बीच लड़ाई है। अगर तुम्हारे दिमाग से बेवकूफ़ी की डार्कनेस हटा के थोड़ी सी भी बुद्धि की लाइट होती तो तुम्हें पता होता कि सच में ये यूक्रेन और रशिया की फाइट नहीं है, ये रशिया और यूएसए और नेटो के बीच की लड़ाई थी, जहां पे तुम अपना लेके आ गए। उड़ता हुआ तीर हमको अपनी गाड़ में लेने का बहुत शौक है, क्योंकि पहले दिन से हमको पता रहता है पापा की पिक्चर अपनी फ्लॉप है। और रही बात अंधेरे और उजाले के बीच की फाइट की, तो यूएसए और नेटो नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन अंधेरा है और कौन उजाला। जब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के फेवर में तुम लोग वोट कर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी शर्म, तब कहाँ थी तुम्हारे अंधेरे और उजाले के बीच कंपैरिजन। उसके बाद आशीष प्रधान ने कमेंट किया है कि ये कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल गेम है। हम रशिया और यूक्रेन दोनों से ही हथियार खरीदते हैं, साथ ही यूएसए, फ्रांस और इजराइल से भी हम हथियार खरीदते हैं। कुछ हथियार जो यूक्रेनियन आर्मी यूज कर रहे हैं वो इंडिया में भी बने हैं, लेकिन रशिया अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ इंडियन डिफेंस परचेसेस। हम रशिया पे डिपेंडेंट है सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट्स के लिए। हम चाइना और पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट में है और इस सिचुएशन में हम रशिया का सपोर्ट नहीं खोना चाहते। अनफॉर्चुनेटली जो पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं वो बहुत गलत है और नेटो कंट्रीज असमर्थ थे
यूक्रेन को हेल्प करने के लिए। मैं दिल से यूक्रेन की जीत की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि ये ऑथोरिटेरियन रशियन रिजाइम खत्म हो। आ गए स्यूडो इंटेलेक्चुअल जो कि यूएसए और वेस्ट के मीडिया के पार्ट पढ़ते हैं। यूएसए और वेस्ट ने कहा कि ऑथोरिटेरियन है मतलब ऑथोरिटेरियन ही है, और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो तो मतलब डेमोक्रेसी के फ्लैग बियरर है। तो आप जरा ये वीडियो देखिए। Here's something you are not going to hear on the mainstream media. What you do hear is warmongers arguing that we must protect Ukraine because it is a quote-unquote democracy. But they're lying. Ukraine isn't actually a democracy. For example, to hold on to power, Ukraine's president shut down the 3 TV stations that were openly criticizing him and his policies, imprisoned the head of the opposition political party that had come in second place in their elections, and went and arrested and jailed that party's leaders. This is exactly what Putin has been accused of doing. But Ukraine did this all with the support of the United States. अगर रशिया ऑथोरिटेरियन है तो फिर यूएसए और यूके और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज, खैर वेस्टर्न कंट्रीज तो अमेरिका को अपना गुरु मान के बैठे हैं, लालत है ऐसे फ्रीडम पे जो कि अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी भी नहीं कर सकते हैं। अपने ही देश के लोगों को हायर प्राइसेस, हायर एनर्जी प्राइसेस, और अभी तो ठंड आने वाला है, तब जो पता चलेगा कि जब रशिया गैस सप्लाई बंद कर देगा। और अगर सच में यूएसए की बात सुन के यूरोपियन जो लीडर्स है वो ये करते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कोई नहीं होगी। और कॉमन पीपल जो है उन लोगों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर वो सरकार को इसमें सपोर्ट करते हैं तो। पर यूएसए जो दूसरों को फ्रीडम के बारे में लेक्चर देते हैं, मतलब वो तो वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा ऑथोरिटेरियन, सबसे बड़ा डिक्टेटर वहीं पे है। आई मीन फॉक्स न्यूज़ और भी कुछ यूएस मीडिया के कुछ वीडियोस थे जहाँ पे सिर्फ उन्होंने कहा कि वॉर को जो है रोकना चाहिए। एक तरफ ज़ेलेंस्की जहाँ पे एक न्यूट्रल स्टेटस मानने को तैयार था, उस समय अमेरिका को आगे बढ़ के एक सुलह करना चाहिए था दोनों देशों के बीच। ऑन द अदर हैंड यूएसए जो है उकसा रहा था। तो ये सिर्फ कहा है तो उसको यूट्यूब ने एक इनएप्रोप्रिएट कंटेंट की तरह प्रेजेंट किया और वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन डाल दिया। ट्रम्प का रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ था जो कि यूट्यूब ने टेक डाउन कर लिया। वहाँ पे क्या ही था, मतलब कितना फट्टू है ये लोग। मतलब अब अमेरिका में ही जो रशियन न्यूज़ पोर्टल्स है वो बंद हुए हैं, रशिया ने तो अमेरिकन न्यूज़ पोर्टल्स जो है अपने देश में बंद नहीं किए। और ये जो ज़ेलेंस्की है, इन्होंने मतलब बिल्कुल डिक्टेटर की तरह जब युद्ध के दौरान मेल सिटीजन्स के ट्रैवल को बैन कर दिया। आपको क्या लगता है कि सारे जो मेल सिटीजन्स थे वो ये युद्ध लड़ने को तैयार थे? उनमें से कईयों को पता था कि ये जो है वेस्ट यूज कर रहे हैं उनको, और वो ये लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे। और ज़ेलेंस्की ने अपने एसी रूम में बैठ के उनको ट्रैप कर दिया अपने ही देश में। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो रशिया पे जो सीरियस सैंक्शंस लगे हैं, वहां पे अभी रशिया को सबसे ज्यादा जो रशिया के ब्रेन्स है, मेन जो टॉप ब्रेन्स है, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आईटी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन वगैरह सब चीज में जो है रशिया के जो टॉप ब्रेन्स है अभी ही जरूरत है रशिया को। लेकिन फिर भी रशिया ने उनके ट्रैवल पे कोई बैन नहीं लगाया। तो आप खुद ही सोचिए कि बड़ा डिक्टेटर कौन है। उसके बाद लेरिसा बेबेनको ने लिखा है कि सीरियसली इंडिया रशिया को हेल्प कर रहा है विथ व्हाट? मुझे तो पुतिन पे तरस आ रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते पुतिन अपना बॉटक्स और फिलर ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं। अच्छा, तो सीरियसली इंडिया रशिया को कैसे हेल्प करेगा? इंडिया हेल्प्स रशिया विथ व्हाट? विथ $3.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और उससे भी बढ़कर विथ 100 करोड़ की आबादी जो कि रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। अब कहने को तो इंडिया में 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी मैंने 100 करोड़ कहा क्योंकि हो सकता है कि 40 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो एनडीटीवी देखने वाले लिब्रांडोस है जो अभी भी अपने कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर नहीं निकले हैं। और रही बात बॉटक्स और फिलर ट्रीटमेंट की, तो हो सकता है कि तुम्हारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो कुछ तालियों के लिए अपने देश के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह सैक्रिफाइस कर देते हैं। लेकिन पुतिन भले ही करप्ट हो, लेकिन इतना भी कॉमेडियन नहीं है कि अपने बॉटक्स और फिलर ट्रीटमेंट के लिए अपने देश के सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दे। उसके बाद एलेक्स बी ने लिखा है कि इंडिया डिपेंड्स ऑन फूड सप्लाईज फ्रॉम यूक्रेन। देखते हैं इस वॉर के बाद इंडिया को फूड कौन सप्लाई करता है। एक कृषि प्रधान देश को फूड सप्लाई को लेकर धमकी दे रहे हो। आई मीन सच में इन लोगों की दिमाग जो है घुटने पे होता है, इसीलिए वहां पे एक कॉमेडियन को प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो यूक्रेन बेसिकली यूरोप का पाकिस्तान है। वैसे तो बहुत सारे जो फॉरेनर्स है वो सोचते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान लैंग्वेज वगैरह बहुत सारे चीज़ों में तो सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अकल में है। वहाँ पे भी जोकर्स और क्लाउन्स को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, और यूक्रेन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो भले ही रशियन और यूक्रेनियन लैंग्वेज और भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ है, लेकिन अकल जो है वहीं पे ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर पाकिस्तानी लोगों में बुद्धि होती तो वो इंडिया से अलग ही ना होते, और ना ही वो ऐसे पॉलिटिकल फिगर को सपोर्ट करते जो कि अलग होना चाहता है इंडिया से। तो यूक्रेन भी बिल्कुल यूरोप के पाकिस्तान के जैसे बिहेव कर रहा है। उसके बाद मारिना ग्रोमोवा ने लिखा है कि लिसन एवरीबडी, लिसन इंडियन, यूएस अपना सपोर्ट बढ़ा रहा है, यूएस हमें प्रोटेक्ट करेगा। आई एम सॉरी, आई मीन मैं हंसूं या रो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये पढ़ने के बाद।
The Constitution is a resilient charter of liberty. Whether it's cases addressing the rights of workers or government service, हाँ बिल्कुल, बाइडेन अपने पर्सनल एटम बम से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। मोर प्रूफ कि एक कॉमेडियन कैसे प्रेसिडेंट बन गया यूक्रेन में। उसके बाद वीरा वीरा ने लिखा है कि इंडिया इज लुकिंग फॉर एडवेंचर ऑन इट्स डार्क बटक्स। तुम्हें यूरोप और अमेरिका से पीछे से मिलेगा। टाइम एंड अगेन यूक्रेनियंस ये हमेशा प्रूफ करते हैं कि कितने रेसिस्ट है वो, और सबको अपनी तरह मत समझो। तुमने तो अपना गांड खोल के रखा था ताकि यूएसए और यूरोप जो है तुम्हारा मार सके अच्छी तरीके से, लेकिन रशिया ने तुम्हें सामने से ऐसे ठोका कि अमेरिका और वेस्ट के लीडर्स की दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें पीछे से मार सके। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गुड यूक्रेनियंस, लेकिन ये जो अमेरिका के जूते चाटने वाले यूक्रेनियन है, उनको रशिया ने ऐसा ठोका है कि अब वो किसी भी एंगल से मारने या फिर मरवाने के काबिल ही नहीं रहा। उसके बाद कैटेरिना टायर उलिनोवा ने लिखा है कि इंडिया कैन नॉट हेल्प इटसेल्फ। उसके बाद इवान इवेंट ने लिखा है कि NATO हैज नो स्ट्रेंथ टू क्लोज द स्काई। उसके बाद वेसेवोलो ने लिखा है कि एक तरफ जहां पे हमारे मीडिया अपने जुबान से कुछ भी बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका के वॉर कॉम्प्लेक्सेस जो है वो दबा के प्रॉफिट कमा रहे हैं। दे आर नेलिंग ट्रिलियंस। चलो फाइनली कमेंट सेक्शन में मुझे एक सेंसिबल और इंटेलेक्चुअल पर्सन दिखा जिसमें इतना कॉमन सेंस है कि वो यूएसए के हिपोक्रेसी को समझ सके। उसके बाद द MSI ने लिखा है कि क्योंकि यूक्रेन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद वैसिल माइसोवा ने लिखा है कि ये जो NATO पैसेंजर प्लेन की फोर्स लैंडिंग हुई, NATO बॉर्डर पे रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, इससे एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि यूरोप जो है माचो पुतिन से डरता है। उसके बाद विक्टर वेकमैन ने लिखा है कि अगर ऐसी बात है तो हमें हमेशा ये रिमेंबर करना चाहिए, हमें कभी भी इन जिप्सीज का साथ नहीं देना चाहिए। अच्छा, तो इंडियंस जिप्सीज है? अरे भाई, तुम लोगों के यूक्रेन का तो आधा GDP तभी खत्म हो गया था जब इंडिया ने यूक्रेनियन प्रोस्टिट्यूट्स पे बैन लगा दिया था। जिप्सीज तुम्हारे देश से ही आते हैं इंडिया में और गोवा में लेटे रहते हैं। और इनकी बुद्धि देखो कि इंडिया ने जब यूक्रेनियन प्रोस्टिट्यूट्स पे रोक लगाया, बैन लगाया, तो ये प्रोटेस्ट कैसे कर रहे हैं? टॉपलेस होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। टॉपलेस होकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दे आर नॉट प्रोस्टिट्यूट्स। आई मीन, मुझे फिर से कहना पड़ेगा, शायद ये मैं थर्ड बार कह रहा हूँ कि मोर प्रूफ्स how Zelensky got elected, a comedian got elected as a president in Ukraine. यूक्रेनियन विजिटर्स प्रोस्टिट्यूट्स नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए वो लोग टॉपलेस होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सच है कि यूक्रेन से बहुत सारे प्रोस्टिट्यूट्स आते थे, और द मोस्ट बैड पार्ट इज कि वो अपने आप को रशियंस बोलते थे, जिससे कि रशिया के बारे में एक बैड रेपुटेशन इंडिया में फैला है। उसके बाद अलेक्जेंडर आर्टिशेंको ने लिखा है कि यूक्रेनियंस आर स्टक इन इंडिया बिकॉज ऑफ द वॉर। युद्ध के टाइम पे यूक्रेनियंस, बहुत सारे यूक्रेनियंस जो है वो इंडिया में अटक गए थे, और इंडिया की सरकार ने $100 की फाइन ली लेट रिटर्न के लिए यूक्रेन में। एक तरफ जहाँ पे पूरी दुनिया हमारी मदद कर रही है, इंडिया हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। अगर मैं ऑन एयर नहीं होता तो मैं रख के गाली देता इंडिया को। चलो, $100 की फाइन है, तुम लोगों ने तो हमारे स्टूडेंट को ही एज अ होस्टेज ले लिया था, और $100 की फाइन के बारे में बात कर रहे हो। आज इंडिया तुमसे $100 की फाइन ले रहा है, लेकिन इतने दिनों से बता दो कि यूक्रेनियन, मतलब यूक्रेन में कितने सारे इंडियंस को जो डिपोर्ट किया गया है उसका मतलब हिसाब ही नहीं। बहुत सारे विजिटर्स जो है अपना टिकट खर्च करके यूक्रेन में जाते थे, और मेजोरिटी को, बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन को डिपोर्ट कर दिया जाता था यूक्रेन से। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। तुम्हारा जो बिहेवियर था इतने दिनों से इंडियंस की ओर, आज वही तुम्हें वापस मिला है। उसके बाद जहार बरकत ने लिखा है कि इंडिया वैसे भी उन देशों में से था जो 1990 में अपने करेंसी को वर्ल्ड मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाला था। रशिया ने भी बोला था कि इंडिया और रशिया डॉलर से जो है उससे छुटकारा पा लेगा, लेकिन हुआ क्या? कहाँ गया इंडिया की करेंसी और रशिया की करेंसी? तो चलो, इसी नोट में मैं वीडियो खत्म करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी के बारे में है कि इंडिया और रशिया कैसे डी-डॉलराइजेशन का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इंडिया और रशिया की एक ही प्रॉब्लम है, जब तक उन्हें धक्का नहीं मिलता तब तक वो एक्ट नहीं करते। तो जब स्मूथली चल रहा है तो वो सब भूल गए। 1990s में वैसे भी सच में रशिया रूपी और रूबल में ट्रेड हुआ था, बट इस पे कहीं ना कहीं काम रुक गया। लेकिन आज जब ऐसा हो रहा है, अमेरिका जो है अपने अपने डॉलर को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोबारा इसकी नेसेसिटी हमें मालूम पड़ रहा है, और इस दिशा में इंडिया और रशिया दोनों ही काम कर रहे हैं। और इससे रशियन मीडिया में जो रिपोर्ट है वो और भी ज़्यादा डिटेल्ड है, और वही डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।